सुनहरे लहंगे बनाने वाली दर्जी बहू। सोनम अपनी सास कश्मीरा और 2 साल के बेटे गोलू के साथ एक टुच्चे से घर में रहती थी। उसका पति विदेश में काम करने के लिए गया था। काफी महीनों से उसने अपनी बीवी बच्चों को पैसे नहीं भेजे थे और ना ही किसी संपर्क में था। ऐसे में सोनम को घर चलाना और बच्चे को पालना बहुत मुश्किल हो रहा था। साथ में सास की तबीयत बिगड़ी हुई थी। सोनम काम के लिए इधर उधर भटकती है। हे कान्हा जी, कोई तो रास्ता दिखाओ, मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा है। 2 दिन से मां जी और मैंने कुछ नहीं खाया। जैसे तैसे गोलू दूध पीकर रह लेता है, लेकिन अब क्या, कोई तो सहारा दीजिए। थकी हारी सोनम झाड़ू पोछा का काम ढूंढती है, लेकिन उसे वो भी कहीं नहीं मिलता। तब वो अपने घर आ जाती है और बेटे को गोद में लेकर कहती है, अरे मेरा गोलू बेटा कैसा है? माँ जी, इसने आपको तंग तो नहीं किया ज्यादा? अरे बेटा, इसने मुझे तंग नहीं किया, पर तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? कोई बात नहीं बनी क्या? माँ जी, कुछ नहीं हुआ, मेरी तो उम्मीद ही टूटी जा रही है। कहीं हमें गोलू बेटे को लेकर सड़क पर भीख मांगने की नौबत ना आ जाए। मैं चाहती हूँ हम कुछ न कुछ मेहनत से कर लें। मम्मा, अम्मा। अरे तू मम्मी को माँ बोल रही है, अपनी अम्मा को अम्मा कह रहा है। कुछ भी कह ले ये माँ जी, आखिर हम दोनों तो इसकी माँ ही रहेंगी। और तू जो कह रही है ऊपर विश्वास रख, एक दिन कुछ ना कुछ भगवान हमारे लिए जरूर करेंगे। अगर भगवान के किए काम में देरी हो जाए तो समझ जाना भगवान हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा कर रहे हैं। जी माँ जी, इसी आस पर तो मेरी सांसें टिकी हैं। क्या सोनम को कोई काम मिल पाएगा? आखिर वो अपने घर को कैसे चलाएगी? क्या उसे कोई सहारा मिलेगा? ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सोनम जैसे तैसे उधारी कर 2 दिन का खाना खा लेती है। तीसरे दिन वो फिर घर से जाती है तो सास बोलती है, बहू शुभ काम के लिए जा रही है, ये ले गुड़ खा ले, अब अच्छा होगा। शुक्रिया माँ जी। गोलू बेटा, अम्मा को परेशान मत करना। टाटा। टाटा दादा। देख ले अपनी दादी अम्मा के साथ खुश है तू, निश्चिंत होकर जा। ये सुनकर वो घर से निकल जाती है और दर दर भटक कर काम को ढूंढती है, जो कि नहीं मिलता। थक कर वो एक चबूतरे पर बैठ जाती है, जहां साथ में टेलर वाले की दुकान थी और एक टेम्पो से ढेर सारे लहंगों के डिब्बे निकल रहे थे। तभी टेलर दुकान का मालिक राजीव कहता है, अरे मैंने तो मना किया था कि लहंगे के ऑर्डर नहीं सिल रहा, ऑलरेडी है, और जो इनका वर्क है वो काफी ज्यादा है, भला मैं कैसे करूंगा? हमारे यहाँ ऐसा भारी विदेश जैसा डिजाइनर लहंगा नहीं सिला जाएगा, आप इसे वापस ले जाइए। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जानते भी हैं इस ऑर्डर के आपको 80,000 मिलेंगे। 80,000 को कैसे मना कर सकते हैं? इतनी बड़ी बुटीक सेंटर है और आप पर कोई बढ़िया सा डिजाइनर नहीं है। पप्पू भाई साहब, एक बात बताओ, आते हुए पैसे किसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई बढ़िया डिजाइनर नहीं है जो विदेशी लहंगे को सिल पाए। अरे मैं भूल कैसे गई, मुझे तो सिलाई करनी बहुत पसंद थी और मैं अनेक तरह की सिलाई करके लहंगे सिलती थी शादी से पहले। ये सुनकर सोनम कहती है, अंकल जी, क्या आप मुझे ये मौका देना चाहेंगे? मुझे हर तरह के डिजाइनर लहंगे सिलने आते हैं। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कोई ऐसा वैसा लहंगा नहीं है, ये खास सेलिब्रिटीज के लिए बनवाना, जो राजीव जी सिलते हैं या उनके कारीगर। भाई साहब, झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में पहले भी बहुत सारे लहंगे बनाए थे, आप एक बार विश्वास तो कीजिए। पप्पू भाई साहब, एक बार सुन तो लीजिए, क्या पता मेरा काम बन जाए, एक मौका देने में क्या ही जाता है। अरे आप तो एक मौका दे रहे हैं, लेकिन कहीं महंगे महंगे 80,000 के कपड़ों का चूना न लग जाए, फिर इसके जिम्मेदार आप ही होंगे और आप ही पेनल्टी भरना। अरे मुझे इस लड़की की बातों में सच्चाई लग रही है, इसलिए मैं इसे एक और मौका दूंगा। जैसे मैंने इस पर भरोसा किया है, वैसे आप भी मुझ पर थोड़ा भरोसा कर लीजिए और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। करवा लीजिए आपको जो करवाना है। शुक्रिया अंकल जी, मुझे ये मौका देने के लिए। क्या मैं उस लहंगे के डिजाइन को देख सकती हूँ? तभी तैयार कर पाऊंगी। हाँ बेटा, देख लो, ये रहा, ये समझ लो, मनीष मल्होत्रा जैसे बड़े दिग्गज की तरह है ये लहंगा, तुम्हें सिलना है। अंकल जी, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे ये बनाना आता है। ये कहते ही पप्पू चला जाता है और सोनम सिलाई मशीन पर बैठकर उस डिजाइन का सबसे सुनहरा चमकदार लहंगा सिलने में जुट जाती है। 3 घंटे बीत जाते हैं। इतने में वो लहंगे का घेरा तैयार कर लेती है, जिसे देखकर राजीव कहता है, अरे वाह बेटा, ये तो तुमने डिट्टो वैसा ही बनाया है जैसे खुद मनीष मल्होत्रा ने बनाया हो। अंकल, आप थोड़ा सा और मौका दीजिए, इस ब्लाउज का ऐसा पीस बनाऊंगी कि उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल मैं सिलाई करने में बहुत माहिर हूँ। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
ये कहते ही सोनम लहंगा का ब्लाउज भी शाम तक सिल देती है और अगले 2 दिन में उस सुनहरे लहंगे को पूरे तरीके से सितारों से जड़कर तैयार कर देती है। साथ ही अपनी सासू माँ को भी इस काम के बारे में बता देती है, जिसके बाद वो एक डमी पर लगाकर कहती है, कड़ी मेहनत के बाद आखिर मैंने लहंगे को तैयार कर ही दिया। प्लीज कान्हा जी, मास्टर साहब को लहंगा पसंद आ जाए और मुझे ये काम मिल जाए। अरे बेटा, बन गया क्या? अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है लहंगा। भाई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतने छोटे से गांव में रहने वाली लड़की भी डिजाइनर हो सकती है। अब तो मुझे इसकी पूरी पेमेंट मिलेगी। शुक्रिया अंकल जी। सर, आपको और भी तरह के लहंगे सिलवाने हो तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ जरूर, 1 मिनट, मैं पप्पू को बोल देता हूँ, ये लहंगा आगे पहुँचा देगा। तुमने ये कम समय में बना दिया, देखना वो हैरान हो जाएगा। ये कहते ही राजीव कॉल करके पप्पू को बुला लेता है। कुछ देर बाद पप्पू आ जाता है और इस लहंगे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जिसके बाद वो उसे 80,000 रुपए देता है और चला जाता है। बेटा, तुमने तो गजब कर दिया। मैं तुमसे अब और लहंगे सिलवाना चाहता हूँ। इसे देखकर राजीव कुर्सी निकाल कर कहता है, अरे पीयूष साहब, आप मेरे जैसे छोटे दर्जी की दुकान में। जी, आजकल जो मेरी मॉडल्स कपड़े पहन रही हैं वो काफी खुश हैं और कुछ हद तक आपने मेरे जैसे ही डिजाइन बनवाए हैं, तो मैं उस डिजाइनर से मिलना चाहता हूँ। बहुत तमन्ना लेकर आया हूँ। जी, ये है सोनम, यही है जो महंगे सुनहरे लहंगे बनाती है। नमस्ते साहब, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपको मेरे डिजाइन्स पसंद आए। जी पसंद है, इसलिए मैं आपको अपने बुटीक स्टूडियो में लाना चाहता हूँ। क्या आप काम करना चाहेंगे? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कपड़े बनाने का मौका मिलेगा और आप राजीव जी के भी यहाँ काम करते रहना। जी बिल्कुल, मैं आऊंगी। इस तरह से वो पीयूष मल्होत्रा के बुटीक चली जाती है, जहाँ वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कपड़े भी सिलती है और सुंदर सुंदर लहंगे भी बनाती है, जो कि महंगे बिकते थे, जिसके बाद वो लहंगों के लिए मशहूर हो जाती है। और ये लो 50,000 रुपए, बाकी मैंने अपना हिस्सा लिया है। कोई बात नहीं अंकल जी, मेरे लिए तो यह भी बहुत बड़ी बात है। आप हर लहंगे में से अपना हिस्सा ले सकते हैं। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? अंकल जी, मेरा 2 साल का बेटा है और सासू माँ है। अब इन पैसों से उनकी दवाई ले आऊंगी। मैं काम की तलाश में ही थी। अब से काम ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि काम तुम अब मेरे बुटीक में ही करोगी और लहंगे का 70% तुम्हारा रहेगा। तुम चाहो तो ये मशीन घर पर भी ले जा सकती हो। शुक्रिया अंकल जी। घर आकर सोनम कहती है, माँ जी देखिए, मुझे 50,000 रुपए मिले। इतने में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपकी दवाई लाऊंगी। अरे बहू, मैं तो तुझसे बहुत खुश हूँ। मेरी बहू इतनी होनहार और समझदार है। ले अपने बेटे के साथ भी थोड़ा वक्त गुजार ले। सास की बात सुनकर वो अपने बेटे के साथ खेलती है। अगले दिन मास्टर जी की दुकान पर जाकर और भी तरह तरह के अनेक सुनहरी चमकदार लहंगे सिलती है, जिससे उसका बना लहंगा काफी लोगों को पसंद आता है और उसके घर की स्थिति भी काफी अच्छी हो जाती है, जिससे वो एक नया घर ले लेती है। वक्त बीतता है। एक दिन राजीव के बुटीक पर बहुत जाने माने फैशन डिजाइनर पीयूष मल्होत्रा आते हैं। इसे देखकर राजीव कुर्सी निकालकर कहता है, अरे पीयूष साहब, आप मेरे जैसे छोटे दर्जी की दुकान में। जी, आजकल जो मेरी मॉडल्स कपड़े पहन रही हैं वो काफी खुश हैं और कुछ हद तक आपने मेरे जैसे ही डिजाइन बनवाए हैं, तो मैं उस डिजाइनर से मिलना चाहता हूँ। बहुत तमन्ना लेकर आया हूँ। जी, ये है सोनम, यही है जो महंगे सुनहरे लहंगे बनाती है। नमस्ते साहब, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपको मेरे डिजाइन्स पसंद आए। जी पसंद है, इसलिए मैं आपको अपने बुटीक स्टूडियो में लाना चाहता हूँ। क्या आप काम करना चाहेंगे? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कपड़े बनाने का मौका मिलेगा और आप राजीव जी के भी यहाँ काम करते रहना। जी बिल्कुल, मैं आऊंगी। इस तरह से वो पीयूष मल्होत्रा के बुटीक चली जाती है, जहाँ वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कपड़े भी सिलती है और सुंदर सुंदर लहंगे भी बनाती है, जो कि महंगे बिकते थे, जिसके बाद वो लहंगों के लिए मशहूर हो जाती है। माँ, आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर दूर क्यों चली गई? नहीं माँ, बहुत बुरी है, मुझे बहुत मारती है। यहाँ तक कि मेरी सौतेली बहन भी मुझे बहुत सताती है। माँ। 10 वर्षीय लाव्या अपनी स्वर्गवासी माँ के लाल लहंगे से लिपटी माँ के संग बिताई हुई सुनहरी स्मृतियों को याद करती हुई बिलक बिलक कर रोई ही जा रही। बेहिसाब रोने के कारण उस मासूम की आंखें लाल पड़ गई थीं। तभी उसकी सौतेली बहन काव्या वहाँ आकर कहती है, अरे ओ मेरी बिगबंगी बहन, जरा जल्दी से मेरा होमवर्क कर दे और हाँ, एकदम साफ सुथरे अक्षरों में लिखना। काव्या, आखिर तुम अपना काम स्वयं करना कब सीखोगी? बहुत जुबान चलाने लगी है तू।
अगर तूने इसी समय लिखना शुरू नहीं किया तो मैं इस लहंगे को ले जाकर कूड़े खत्ती में फेंकाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना। ये लहंगा मेरी स्वर्गीय माँ की आखिरी निशानी है। मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। शाबाश, तुम्हारे मुंह से सयाना स्वर सुनकर अच्छा लगा। काव्या अपने कामों का बोझ बेचारी लव्या पर थोप कर चली जाती है। बेचारी काव्या का लेख लिखते लिखते सांझ की बेला सुनसान रात में ढल जाती है। नींद से बंधी लव्या की आंखें बोझिल हो रही थीं। अगर मैं अधूरी लिखाई छोड़कर सो गई तो काव्या मेरी माँ के लहंगे को मुझसे दूर कर देगी। बेबस बच्ची लगातार लिखे जा रही थी, मगर देर रात 2 बजते उसकी आंखें नींद के आगोश में चली जाती हैं। तभी एकाएक दीवार पर टंगा उसकी माँ के लहंगे में एक चमक चकाचौंध होती है, जिसके साथ साधारण दिखने वाला वो लहंगा सोने से जड़े सुनहरे लहंगे में तब्दील होते हुए पन्नों पर प्रकाशित होकर पुनः साधारण हो जाता है। अगली सुबह कल रात में अधूरा काम छोड़कर सो गई, अब क्या होगा? लव्या घबरा कर जैसे ही कॉपी खोलती है तो वो स्तब्ध रह जाती है। अरे, मैंने तो लिखाई पूरी की ही नहीं थी, तो आखिर ये अधूरा काम पूरा किसने किया? मेरा काम कंप्लीट हो गया? हाँ काव्या, सारा काम हो गया, ये लो। काव्या के जाते ही लव्या अपनी माँ के लहंगे को देखकर एक सुकून की सांस भरती है। तभी रेणुका की बुलाहट सुनकर वो डरी सहमी हुई रसोई में पहुंचती है। माँ, आपने मुझे पुकारा? अरे मनहूस, कितनी बार कहा है तुझसे कि अपनी काली जुबान से मुझे माँ मत कहा कर। मेरी सिर्फ इकलौती बेटी है काव्या। चल अब जल्दी से ये सारे बर्तन मांज। माँ, मुझे भी काव्या की तरह स्कूल जाने की बड़ी चाहत है। मेरा भी विद्यालय में दाखिला दिलवा दो। अरे बंद कर ये बकैती। खबरदार, जो अपना मेल मेरी बेटी के साथ बिठाया तो चुपचाप चूल्हे चौके में निपुण हो, समझी? जानती हो माँ, सौतेली माँ जानबूझकर मुझे चूल्हे चौके में उलझाए रहती हैं। घर की साफ सफाई से लेकर सभी काम मेरे जिम्मे सौंपकर खुद एक तिनका भी नहीं हिलती हैं। रेणुका के जाते लव्या खुद में ही बुदबुदाती हुई बातें बनाने लगती है। एकाएक बर्तन मांजते हुए तेज धारदार कटोरी से लव्या का हाथ बुरी तौर से कट जाता है। साथ ही उसके हाथों से खून का रिसाव होना शुरू हो जाता है। वो दर्द में करहाते हुए कहती है, आह, मेरा हाथ, माँ, मेरा हाथ। अरे कौन सी आफत आ गई जो जानवरों की तरह जोर जोर से गला फाड़ रही है? माँ, मेरा हाथ कट गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे बंद करिए दर्द का दिखावा और चुपचाप से काम कर। अगले 10 मिनट में सारे बर्तन चकाचक नहीं दिखे ना तो मार मार कर तेरी कोमल कोमल चमड़ी को काला करके रख दूंगी। लव्या के पास अपनी सौतेली माँ की शर्त मानने के सिवा दूजा कोई चारा नहीं था। वो रोती और चीखती रही, मगर रेणुका ने उससे मुंह फेर लिया। देर रात वो अपनी माँ के लहंगे से लिपटकर अपने दुख दर्द की दास्तान कहती है। माँ, आज अगर आप जिंदा होती तो मेरा जीवन इस फर्श की जगह अर्श पर होता। निष्दिन नहीं माँ, और मेरी सौतेली बहन मेरे संग सैकड़ों सताओं करती है। मुझे आपकी कमी खलती है। आंसू बहाते बहाते लव्या हाथ पसारे सो जाती है। तभी उसे लिपटा हुआ लहंगा एकदम से जादुई सुनहरे सुंदर लहंगे में बदलता है और अग्नि जैसी तेज ज्वाला निकलकर जिस पल ही लव्या के जख्मी हथेलियों में समाहित होती है, उसका हाथ साफ तौर से भला चंगा हो जाता है। सूरज की किरण फूटने के साथ सुबह हो जाती है। अरे, ये मेरे हाथों का दर्द कैसे गायब हो गया? अरे, ये मेरे हाथों पर लगा जख्म कहाँ गया? एक ही रात में इतना गहरा जख्म कैसे भर सकता है? मैं जानती हूँ माँ, मेरे जख्मों पर मरहम आपने ही लगाया होगा। समय के साथ दिन, सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने कई सालों में बदल जाते हैं, मगर आज भी लव्या अपनी माँ के लहंगे से लिपटी अक्सर बातें किया करती है। आज भी वो अपनी माँ के लहंगे को लिए हुए कहती है। देखते ही देखते कैसे 10 साल बीत गए, पता ही नहीं चला माँ। आपकी बेटी पूरे 20 बरस की हो चुकी है। माँ, अब आपकी बचकानी लव्या सयानी हो चुकी है। लव्या को बातें करता देख 18 साल की काव्या कड़वे शब्द में कहती है। जब देखो अपनी मरी हुई माँ के इस लहंगे को लिए लोथ की तरह पड़ी रहती हो। दूजा कोई काम धाम नहीं है क्या तुम्हें? काव्या, तुम जब मुंह खोलती हो तो जहर ही क्यों घोलती हो? क्या कहा? मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं? ठहर, अभी माँ से कहकर तेरी सारी हेकड़ी निकलवाती हूँ। माँ, माँ, जरा यहाँ तो आना। अरे क्या हुआ मेरी लाडली बिटिया को?
माँ ये बिन बात के मुझे सुना रही है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि रसोई में जाकर माँ का हाथ बटा, तो ये मुझ पर बिना बात के बिगड़ गई। मेरी प्यारी लाडो रानी, तू अपना खून क्यों जलाती है? इसकी बोलती तो मैं बंद करती हूँ। खबरदार जो आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। अब मैं 10 साल की बेबस बच्ची नहीं रही जो आप दोनों के जुल्म सताव सहती रहूंगी। आप हमेशा सिर्फ काव्या को पक्षधारी करती रही, ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी सगी बेटी है ना? मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की परछाई को खोजा, मगर आपने निष्दिन सैकड़ों बार मेरे साथ सौतेलापन दर्शाया। लव्या की सच्ची बातें रेणुका के दिल को भेदती हैं और वो सीख के झाड़ू से उसे शरीर को कुरेदते हुए कहती है, सत्यानाश हो तेरा सपोलन। इस दिन के लिए मैंने तुझे यतीम को इस घर में रखा। तेरा बोलबाला मेरे भीतर फांस की तरह चुभ रहा है। अगले 1 सप्ताह तक तू इस कोठरी में बंद रहेगी। मैं भी देखती हूँ बिना दाना पानी कैसे कटेगा सप्ताह भर का सफर। रेणुका लव्या को उसके लहंगे समेत कोठरी में बंद कर देती है। 2 दिन बीत जाते हैं। भूख के मारे लव्या का चेहरा कुम्भलाकर पीला पड़ गया था। उसके सोते ही लहंगा जादुई अक्ष में उतरकर काली कोठरी को रोशनी से उजागर करते हुए अपने भीतर से 56 भोग देता है। सवेरे 4 बजे लव्या की आंख खुलने पर वो कहती है, कोठरी तो बाहर से बंद है, फिर ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? माँ, मैं जानती हूँ कि ये आप ही हैं। माँ, सामने आइए माँ। एकाएक लहंगा जादुई सुनहरे लहंगे के सांचे में ढलता है, जिसमें लव्या की माँ का अक्ष साफ तौर से दिखाई देता है। लव्या, मेरी बेटी, इतने सालों से आप मेरे संग थी और मुझे जरा भी आभास ना था। लाव्या, इस लहंगे में मेरा साया हर वक्त तुमसे लिपटा हुआ था, मगर मेरे जाने की घड़ी आन पड़ी है। ये जादुई लहंगा उपहार के तौर पर मेरा आशीर्वाद है। ये तुम्हें वो सारी चीजें मुहैया कराएगा जिसके खातिर तुम सालों से अपनी सौतेली माँ पर आश्रित थी। जाओ लाव्या, इस जादुई लहंगे के साथ इस नर्क के दलदल की दुनिया से दूर जाकर नया बसेरा बनाओ। इसी के साथ लहंगे से लता की आत्मा ज्योति के रूप में निकलकर विलुप्त हो जाती है। तभी जादुई लहंगे में से सैकड़ों सुनहरे सिक्के खनकते हुए जमीन पर बरसते हैं। लव्या उन सिक्कों को छोड़कर जादुई लहंगे के संग जाते हुए कहती है, ये सिक्के मेरी सौतेली माँ के काम आएंगे। अपने जादुई लहंगा से मैं प्रत्येक विपत्तियों से लड़कर लाजवाब जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। उस रात लव्या जादुई लहंगे के साथ उस घर का त्याग करके दूसरे शहर आकर नया बसेरा बनाकर न सिर्फ खुद जीवन जीती है, बल्कि जादुई लहंगे से बेबस और मसलूब लोगों की मदद भी किया करती है। एक गांव में सभी लोग बड़ी खुशहाली जिंदगी जी रहे थे। इस गांव के लोग काफी पिछड़ी सोच के थे। वो सदैव अपने पुराने रीति रिवाजों को ही बढ़ोतरी दिया करते थे, आज के जमाने में भी। ऐसे ही शाम के समय मुद्रीनाथ अपने 8 साल के बेटे रोहन की शादी 5 साल की छोटी लड़की संपदा से कर रहा था। तभी पंडित मंडप में कहता है, अरे जजमान, आपकी पुत्री अभी काफी छोटी है, बाल विवाह के योग्य नहीं है। कम से कम इसे 10 साल का तो होने दे देते। इतनी भी क्या जल्दी थी? पंडित जी, आपके ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जानते हैं ना मैं कौन हूँ? मेरा बेटा और इसकी बेटी दोनों योग्य हैं। बाल विवाह ऐसे ही होता है। किंतु जजमान, ये जमाना बदल गया है। पंडित जी, आप बहस क्यों कर रहे हैं? जब बच्चों के माता पिता राजी तो आप क्या करोगे काजी? पापा देखना, जब ये मेरे घर पर आएगी ना तो मैं इसे अपना सारा काम करवाऊंगा। तू करेगी ना? छोड़ मेरा हाथ। माँ, ये तावला है, मुझे इसके साथ दाल नहीं डालना, ये अतिथियों बोल रहा है। बेटा, ऐसे नहीं कहते, चुपचाप बैठ जा। ये तोतली क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब घर आएगी ना तो बताऊंगा मार मार कर। अरे वाह, मेरा बेटा तो अभी से ही शेर बन रहा है। पंडित जी, बाल विवाह शुरू कीजिए, मुहूर्त निकल रहा है। जी जरूर। पंडित शादी के मंत्र पढ़कर बच्चों का बाल विवाह कराना शुरू करता है। इतने में एक तेज बवंडर आकर वहां के माहौल को खराब कर देता है, जिससे मंडप तितर बितर हो जाता है। लोग घबराने लगते हैं। साफ मौसम अंधेरे में बदल जाता है तो गांव के लोग कहते हैं, अरे अरे, अचानक ये सब क्या हो रहा है? अचानक से सफेद मौसम काला कैसे हो गया? लगता है कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। डर के पंडित रफू चक्कर हो जाता है। तभी तेज बिजली की चमक से 7 चुड़ैल जो कि बच्चियां थी वो गांव वालों के सामने आती हैं और अपनी शक्तियों से उन गांव के बाल विवाह करवाने वाले लोगों को जमीन में उठाकर उठा पटक करने लगती हैं और एक चुड़ैल बच्चों को साइड कर देती है। बच्चों के दोनों पिता रामपाल और मुद्रीनाथ के साथ भी चुड़ैलें यही कर रही थी,
तभी घबराकर मुद्रीनाथ कहता है, अरे कोई बचाओ, ये सब क्या हो रहा है? इतनी सारी चुड़ैलें। अरे बचाओ गांव वालों लोग, हमें बचा लो आकर। क्या सोचकर बैठा था तू कि बच्चों का बाल विवाह करवाएगा और हम चुपचाप होने देंगे? इसकी सजा तुझे मिलकर ही रहेगी। अपनी दूध पीते बच्चों की शादी तू कैसे करा सकता है? और रामपाल तू भी, तुम दोनों को इसकी बराबर सजा मिलेगी। तैयार हो जाओ। अरे राम, मेरे पति को छोड़ दे, आखिर तुम हमको क्यों परेशान कर रही हो? अभी नहीं समझी तू, तुझे भी बताती हूँ। तभी वो चुड़ैल उसका फुटबॉल बनाकर फुटबॉल की तरह जमीन पर मारकर खेलती है और चौथी चुड़ैल उसे बैट बॉल से मारती है, पांचवी उसे पकड़ती है और उस औरत का बुरा हाल बना देती है। अरे मेरी पत्नी को छोड़ो तुम, और इतनी सारी तुम चुड़ैलें यहाँ पर एक साथ क्यों आए हो? क्योंकि तुम लोगों ने मासूम बच्चों का बाल विवाह करवाया है, इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। चलो इन्हें ले चलते हैं। सातों चुड़ैलें उन बाल विवाह करवाने वाले तीनों लोगों को एक गुफा में लेकर जाकर अंधेरी कोठरी में कैद कर लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद उस गांव में फिर से 2-3 बच्चों का बाल विवाह कराया जा रहा था, जहां वो बच्चे केवल 8 साल के आसपास थे। पढ़ने लिखने खेलकूद करने की उम्र में उनके माता पिता उनका विवाह कराकर उनके भविष्य को खराब कर रहे थे। छोटी सी लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। जब जबरदस्ती उसे मंडप में बिठाया था तो वो बहुत रो रही थी। माँ ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया है? मुझे घर लेकर चलो माँ, ये बहुत सारे लोग हैं। मोनी बेटा चुप बैठी रह, तेरी शादी हो रही है, कहीं नहीं जाना तुझे। समझाया था ना क्या क्या करना है। माँ मुझे किसी और के घर जाकर काम करना पड़ेगा अभी से, पर मैं तो पढ़ना लिखना चाहती हूँ बाकी बच्चों की तरह। चुपचाप बैठी रह, पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, चूल्हा चौका ही करना है। इसके बाद भी और शादी नहीं कराई तो पैसे कैसे मिलेंगे? माँ मुझे शादी नहीं करनी, मुझे घर जाना है, मैं जा रही हूँ। अंजना मोनी की बात सुन उसे चांटा लगाती है, जिसके बाद वो रोने लगती है। तभी सातों चुड़ैलों को उस बाल विवाह के बारे में पता चल जाता है और वो इस बाल विवाह को रोकने और बाकी लोगों को सजा देने के लिए वो सातों चुड़ैल आ जाती है। तभी एक चुड़ैल बाकी लोगों को पटक पटक कर मारती है। तू अपनी छोटी सी बेटी की शादी करा रही है, इसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। और पंडित तू भी बाल विवाह कराने में शामिल है ना? सबसे पहले तुझे ही गायब करना पड़ेगा। अरे मुझे बख्श दो, मैंने लोगों को समझाया था पर ये लोग मानते ही नहीं हैं। कौन हो तुम और मैं अपनी बेटी की बाल विवाह कराऊं या ना कराऊं? तुम होती कौन हो बोलने वाली? हम जो भी हैं तुझे पता चल जाएगा, पर ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। अपनी बेटी का बाल विवाह कराना है ना, बदले में पैसे चाहिए ना, अब तू देख। सातों चुड़ैलें उन्हें वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत मारती हैं और अपनी गुफा में कैद कर लेती हैं। कुछ दिनों बाद भी गांव के लोग उन सातों चुड़ैलों से नहीं डरते और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की बाल विवाह करवाते हैं। इसलिए सातों चुड़ैलें एक एक करके लोगों को बंदी बनाकर गुफा में कैद कर रहे थे। अब गांव में सातों चुड़ैलों का खौफ फैल चुका था। वो चुड़ैलें उन्हें सबक सीखने के लिए गांव में आतंक मचाती हैं। तो गांव के लोग कहते हैं, अरे आखिर कब तक तुम सातों चुड़ैलें हमारे गांव पर कब्जा करके रखोगे? हमारे कैद किए लोगों को वापस करो। आखिर तुम्हारा ये सब करने का क्या मकसद है? तुम जानते हो कि हम सब किस लिए कर रहे हैं? मैं बताती हूँ। हम सातों चुड़ैल बच्चों को देखो, इस गांव के तुम ही लोगों में से हम किसी के बच्चे हैं जिन्हें अब हम याद भी नहीं है। कुछ साल पहले मैं शारदा सिर्फ 10 साल की थी। तभी मेरी माँ बाबा ने इस गांव के सरपंच के कहने पर उसके 12 साल के बेटे से मेरी शादी करानी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। माँ मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बनना है। बेटा शादी कभी न कभी तो करनी है, इसलिए अभी ही कर ले। जबरदस्ती मंडप में बिठाकर लड़के के हाथ में उसका हाथ दे देती है। इस तरह जबरदस्ती शारदा का बाल विवाह रवि से हो जाता है, जहां अगले दिन ससुराल में उसकी सास कहती है, अरे छोरी तुझे दिमाग नहीं है क्या? सर पर घूंघट रख और मेरे लिए चाय बना कर ला। माँ जी मुझे चाय बनानी नहीं आती। लो कर लो बात, इसे तो वो भी नहीं आता। ये कैसी बहू आ गई घर में? चल जाकर रामू काका से चाय बनाना सीख, वरना काल कोठरी में डाल दूंगी तुझे। छोटी सी शारदा को घरेलू काम करने में अनेक दिक्कतें आती हैं
और उसकी कई गलतियों पर उसकी सास उसे काल कोठरी में डाल देती है, जिससे वो सहम जाती थी। और एक दिन जब वो घर से बाहर गई तो उसे अपनी जैसी 2-3 लड़की बाल विवाह से परेशान दिखी। अरे क्या तुम्हारा भी मेरी तरह बाल विवाह हुआ है? हाँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मुझसे काम भी नहीं होता, मुझे बस खेलना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी बस खेलना अच्छा लगता है और पढ़ना, लेकिन ये लोग हमसे बर्तन धुलवाते हैं और जो मेरा पति है वो मुझे घूसा मारता है। मैं बहुत परेशान हूँ। 2-4 दिन बीतते हैं कि उनके जैसे उम्र की गांव में काफी सारी परेशान बच्चों की शादी की जाती है और शारदा की मुलाकात उनसे होती है। एक दिन वो 7 लड़कियां मिलकर कहती हैं, क्या तुम भी इससे परेशान हो? अब मुझसे घर का काम नहीं होता। हाँ, मुझसे भी नहीं होता, इसलिए हम सब अपने जाने इस कुएं में कूद कर दे देंगे, क्योंकि ये लोग बाल विवाह रोक ही नहीं रहे हैं। तभी 7 छोटी बच्चियां उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती हैं, जिसके बाद वो 7 चुड़ैल बनकर गांव के लोगों को परेशान करती हैं। अब समझ आया या नहीं? अगर तुम लोग अभी भी छोटे छोटे बच्चों की शादी करके उनकी खेलने पढ़ने की उम्र को बर्बाद करना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एक एक करके इस गांव को खाली कर देंगे। या तो सुधर जाओ। बता दो, इस गांव को शमशान बनाना चाहते हो या अपनी हरकतों पर रोक लगाओगे, क्योंकि कानूनन बाल विवाह करना बंद हो चुका है। 18 वर्ष से पहले बच्चों की शादी नहीं कर सकते। अब हम इस गांव में कभी भी किसी बच्चे की शादी 18 साल से पहले नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं। अब हमारे गांव के लोगों को रिहा कर दो। ठीक है, हम कर देते हैं आजाद। गांव वाले 7 चुड़ैलों से वादा करते हैं, जिसकी वजह से चुड़ैल कैद किए लोगों को आजाद कर देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद गांव वाले अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर होशियार बनाते हैं।